नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि पीजीटी बायोलॉजी का जो एग्जामिनेशन हुआ है, पीजीटी बायोलॉजी का जो आपके सामने एग्जाम हुआ है उसमें बिल्कुल न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन हमें देखने को मिले। पीजीटी जो बायोलॉजी का एग्जाम हुआ उसमें हमें न्यू ट्रेंड के क्वेश्चन देखने को मिले। सारे के सारे क्वेश्चन एनालिटिकल थे, यानी एनालिसिस पर आधारित थे। अर्थात वो आपके माइंड को वॉच कर रहे थे कि आप कितना तीव्र सोचते हैं, आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सब्जेक्ट से कोरिलेट करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन थे। जो हमारे ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे, यानी जो वन लाइनर क्वेश्चन थे, जो परंपरागत हम लोग अभी टीजीटी पीजीटी में देते आए हैं, उस तरह के परंपरागत क्वेश्चन नहीं थे। तो हमारे पास अभी एग्जाम बचा है, टीजीटी का एग्जाम बचा है। तो टीजीटी एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए हम पीजीटी के सेम स्टैंडर्ड पर, या पीजीटी में जिस तरह से उसने क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा, उन क्वेश्चनों को हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे आपके लिए बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध करा सकें। बेहतर से बेहतर चीजें उपलब्ध करा सकें, आपका स्कोर खुद खिंच सके, आपके दिमाग जो एग्जामिनेशन में बहुत लोग चकरा गए, वो सारी समस्या सॉल्व हो जाए। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, बहुत मेहनत लगी है इस तरह के क्वेश्चन बनाने में। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी थे, इसलिए ये लेकर चल रहे हैं। और इस तरह के जो 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होगा, जो जैसा बिल्कुल सेम फॉर्मेट में, वो हम आपको जो हमारा फ्रीडम प्रैक्टिस बैच है उसमें अपलोड कर देंगे। यदि हमारा ऐप सपोर्ट नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन का पेपर बनाकर इस एग्जाम में सेम पेपर पैटर्न में अपलोड करेंगे और उसकी आंसर की देंगे। तो आप क्वेश्चन कॉपी पे हल कर लीजिएगा, एबीसीडी लिख लीजिएगा, बाद में आंसर की दे देंगे विद डिस्क्रिप्शन के साथ। आप उससे मैच करा लेंगे और अपना स्कोर जान पाएंगे कि आप नए ट्रेनिंग में कितनी फिट बैठ रहे हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ऐप पे हम प्रैक्टिस सेट पर क्वेश्चन देते हैं कि आप क्लिक करते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, और लास्ट में ऐप आपको बताता है क्या फीडबैक रहा, उसी फॉर्मेट में मिले। अब ऐप चूंकि देखते हैं, अगर नहीं समझ इसमें, चूंकि हमने बहुत लंबे क्वेश्चन है तो इसमें हमने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखा है। हिंदी में भी क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश में भी दिया है, एसर्टेशन रीजन इस तरह के दिए हैं सेम फॉर्मेट में। तो हो सकता है ऐप इसको स्वीकार करने में अक्षम हो, तो उसी के पीडीएफ सेक्शन में, फ्रीडम प्रैक्टिस बैच के पीडीएफ सेक्शन में हम पेपर दे देंगे। 10 पेपर आपको टीजीटी के एग्जाम, 95 पेपर तो पहले से अवेलेबल है आपके प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन मोड वाले। और अगर नहीं ये सपोर्ट करेगा तो 10 प्रैक्टिस सेट, 10+ प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन मोड में हम आपको उसी फ्रीडम प्रैक्टिस बैच के पीडीएफ सेक्शन में अपलोड कराएंगे विद क्वेश्चन। उसके नीचे आंसर शीट भी रहेगी जिससे आप बाद में मैच करा सकें। चलिए, अधिक जानकारी कल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट देखना है एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, और हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। यह क्वेश्चन कह रहा है, यहां दिया है जो एपोमिक्सिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो पहला आंसर दिया है, इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये नॉर्मल सेक्सुअल, जो नॉर्मल लैंगिक जनन है उसका रिप्लेसमेंट है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह ये पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एपोमिक्सिस। एक्चुअली में दो टर्म होते हैं, दोनों टर्म कौन से हैं उनको जान लेते हैं। हम्म, तो दो शब्द आते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक आता है एपोमिक्सिस, दो शब्द आते हैं। एक आता है हमारा एपोमिक्सिस, और एक आता है एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, एक्चुअली में एम्फीमिक्सिस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कंसीडर करते हैं। जो लैंगिक जनन होता है वो एम्फीमिक्सिस होता है, यानी इसमें दो गैमीट आपस में मिलते हैं। जो दो गैमीट होते हैं वो आपस में दो गैमीट
फर्टिलाइजेशन करते हैं और जाइगोट बनता है। एपोमिक्सिस क्या होता है? ये बाईपास करता है। ऐसे पौधे मतलब जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, ए सेक्सुअल पाया जाता है, एक्चुअली में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रकार है उसी को हम एपोमिक्सिस कहते हैं। यानी बिना गैमेट के जाइगोट का बनना, भ्रूण का बनना एपोमिक्सिस कहलाता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये तो इसका मतलब क्या कहता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अलैंगिक जनन जो होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। बिल्कुल सही है। ए एडवांटेटिव एम्ब्रियो, एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली द न्यूक्लियस एंड इंटीग्रेन। बिल्कुल सही है। जो हमारा भ्रूण है वो जो ओव्यूल है, ओव्यूल के न्यूक्लियस से, या फिर जिसे न्यूक्लियस को बीजांड का बोलते हैं, या फिर चलाजा क्षेत्र से डेवलप होता है। और कहता है एपोमिक्टिक सीड्स जेनेटिकली आइडेंटिकल दो पेरेंट। चूंकि अलैंगिक जनन होता है तो बिल्कुल वो पेरेंट्स की तरह होगा, चूंकि बाहर से कोई भी चीज आ नहीं रही है जिससे उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज हो, तो बिल्कुल फोटोकॉपी होता है। इट इज हाईली यूजफुल द हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री द मेंटेन द हाइब्रिड विगर। इससे हाइब्रिड विगर बना रहता है, चूंकि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके आंसर क्या होंगे? तो ये चारों हिंदी में दी है, आप देख सकते हैं। तो इसके आंसर होंगे, चारों सही है। तो फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, या फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, या ऑल ऑफ एबव। तो इसके आंसर होंगे ऑल ऑफ द एबव, सबके सब सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2 पर है। एसर्टेशन दिया है। एसर्टेशन में क्या दिया है? इसका अभिकथन क्या है? इन C4 प्लांट, जो C4 प्लांट होते हैं, फोटो रिस्पिरेशन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, अर्थात नकार दिया जाता है या नगण्य होता है। समझ रहे हैं? मतलब C4 प्लांट में जो फोटो इंस्पिरेशन होता है वो नहीं पाया जाता है, या ना के बराबर पाया जाता है, या नहीं पाया जाता है। ये उसका कहना है, वही लिखा है C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण लगभग नगण्य होता है। ठीक है। फिर उसने उसका रीजन दिया, ऐसा क्यों? तो कहता है दिस प्लांट हैव द मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 एट द एंजाइम साइट ऑफ द रूबिस्को। यानी इन पौधों में एक ऐसी प्रणाली होती है जो रूबिस्को एंजाइम के स्थल पर CO2 की सांद्रता को बढ़ा देता है। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि जो फोटो रिस्पिरेशन होता है, क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है, जिसे हिंदी में प्रकाश श्वसन कहते हैं। इसमें रूबिस्को जो होता है, रूबिस्को दोनों काम करता है। ये CO2 को भी फिक्स करता है और ये ऑक्सीजन को भी फिक्स करता है। CO2 का यदि कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, कंसन कंसेंट्रेशन अगर ज्यादा हुआ, तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा, सिंथेसिस करेगा। और यदि O2 का कंसंट्रेशन हाई हो गया, तो ये क्या करेगा? फोटो रेस्पिरेशन करेगा, फोटो रेस्पिरेशन करेगा। तो वो कहता है कि जो C4 प्लांट है उसमें चूंकि क्रैंज एनाटॉमी पाई जाती है, जिसके कारण रूबिस्को में ऑक्सीजन की सप्लाई भरसक बनाई रखी है। ऑक्सीजन मतलब सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हरदम हाई लेवल पर रहता है, इसलिए इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो यानी जो कथन उसने ए कहा है, तो रीजन बिल्कुल सही है कि हाँ, रूबिस्को में CO2 का कंसंट्रेशन या सांद्रण ज्यादा होगा, तो सिंपल सी बात है कि इसमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाएगा। तो क्या कह रहा है? बोथ ए एंड आर टू। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। बिल्कुल, जो आर है वो ए का सही है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। और हम आपको जानकारी दे दें, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, देखिए नए ट्रेंड में एक चीज तो हमें पता चली, एक चीज पता चली कि थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि जो पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन हुआ, उसने यह सिखा दिया कि यदि आप थ्योरी पे पकड़ नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि एनालिटिकल जो क्वेश्चन है, एनालिटिकल जो क्वेश्चन है वो आपकी थ्योरी से सही हुए हैं। थ्योरी से, जिनकी थ्योरी जितनी स्ट्रांग है उतने क्वेश्चन सही है। तो हमारा जो थ्योरी वाला बैच है वो सिर्फ 1199 का है। थ्योरी वाला जो बैच है, ये हमारा थ्योरी का जो लक्ष्य बैच है वो सिर्फ 1199। इसमें कंप्लीट थ्योरी मिलती है, कंप्लीट आपको सारी के सारी इसमें थ्योरी क्लास अवेलेबल रहेंगी, सारी की सारी MCQ क्लास, सारे के सारे ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की क्लास। इसके अलावा आपको और क्या अवेलेबल रहेगा? 1500 PDF की लाइब्रेरी, ये सब आपको अवेलेबल रहेगा, एक प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेगा। और
599 में हमारे 95 प्लस ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल रहेंगे और 10 प्रैक्टिस सेट जो पीजीटी का नया ट्रेंड आया, जो पीजीटी का पेपर देखे हैं, एसर्टेशन और रीजंस वाले क्वेश्चन आए या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए, एनालिटिकल क्वेश्चन आए, सेम फॉर्मेट में आपको 10 प्रैक्टिस सेट हम 95 प्लस 10 और उपलब्ध कराएंगे नई ट्रेंड में। ये सिर्फ 599 का प्रैक्टिस सेट है, जरूर लीजिएगा, टाइम बे टाइम इसको जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत दोस्तों के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन छूटे हैं, वो समस्या सॉल्व होगी, क्वेश्चन जो गलत कराएं वो यहाँ समस्या सॉल्व होगी। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने उस पे, ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। कहता है मैच, अब छोटा सा एरिया हमने छोटा कराया, जूम नहीं कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन इतने लंबे हैं कि अगर हिंदी को हम फ्रंट पे दिखाते हैं तो इंग्लिश छुप रही है, इंग्लिश को फ्रंट पे दिखाते तो हमने इसलिए थोड़ा सा एरिया को शॉर्ट कर रखा है, मतलब संकुचित कर रखा है, जिससे पीडीएफ में हम पूरी चीजें एक साथ देख सकें। कहता है मैच लिस्ट फर्स्ट प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, लिस्ट सेकेंड डिस्क्रिप्शन है, सिलेक्टिव द करेक्ट कोड। यहाँ पादप भ्रूण विज्ञान की सूची है और उसका विवरण सुमेलित कराना है हमें। चलो करा लेते हैं। ये 2 ऑप्शन है, ये है। कहता है एम्फीमिक्सिस क्या होता है। एम्फीमिक्सिस में हमने बताया कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो एम्फीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं, जो कि अभी हमने आपको बता दिया कि थ्योरी कहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण, अगर थ्योरी नहीं पढ़ रहे तो क्यों होता है। अब आता है पार्थिनोजेनेसिस, विदाउट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो का बनना, भ्रूण का बनना। एपोगेमी, एपो, अब चलो पकड़ में आते हैं, पहला पकड़ते हैं एम्फीमिक्सिस। तो कहता है डेवलपमेंट एम्ब्रियो द गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है गैमेटोफाइट से विदाउट फर्टिलाइजेशन, नॉर्मल सेक्सुअल इन्वॉल्विंग द फ्यूजिंग। देखिए ए में पकड़ में आया, ए में 2, तो ए में 2, अब पूरे सॉल्व करने से पहले पकड़ में आओ। ए में 2 कहाँ दिया, ए में 2 एक ये दिया है और ए में एक ये 2 दिया है। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस को पकड़ो, डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट फ्रॉम द स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस, और डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड। इस 4 में आएगा बी, 4 में आएगा बी। अच्छा, ये पकड़ में आया, 4 में बी, अर्थात ए वाला सही है। बाकी सी में 1 होगा, सी में क्या होगा 1, सी में क्या होगा डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम गैमेटोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी स्पोरो गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का विकास एपोगेमी कहलाता है, और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का निर्माण एपोस्पोरी कहलाता है, जो कि ये है ये वाला विदाउट मियोसिस। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 4 नंबर, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग द लैक ऑपरांत सिस्टम। लैक ऑपरांत सिस्टम में उसने एक मतलब गलत स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है लैक ऑपरांत सिस्टम में। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैक ऑपरांत सिस्टम में एक गलत स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट गलत कौन सा है वो देख लेते हैं। तो कहता है लैक्टोज एक्ट्स द इंड्यूसर। ठीक है, लैक्टोज होगी तो इंड्यूसर का कार्य करती है, बिल्कुल सही है। द वाई जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ परमिएज एंजाइम, ये भी सही है। द रिस्पॉन्स हाई ग्लूकोज ओपरान रिमेन्स हाईली एक्टिव। कहता है ग्लूकोज जब हाई होगा, ग्लूकोज काम ही नहीं करता, लैक्टोज, इसीलिए से लैक ओपरान कहते हैं, तो यही गलत है। द एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिवली रेगुलेटेड इंड्यूसिबल सिस्टम, ये भी सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, तो कहता है केवल तीसरा गलत है, ओनली सेकेंड और फोर्थ गलत है, ये तो ये तीसरा वाला गलत है, तो ऑप्शन ए को सही करेंगे। कहता है लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन से जुड़कर एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है। वाई जीन परमिएज एंजाइम के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। ग्लूकोज के उच्च उपस्थिति में ओपरान अत्यधिक सक्रिय रहता है, तो ग्लूकोज यूज ही नहीं होता है, इसीलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 पर। कहता है ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन के समय, द मेल प्लांट हेक्साप्लॉइड। मेल प्लांट क्या है, तो हमारा जो मेल प्लांट है वो हेक्साप्लॉइड है, यानी 6n है। एंड द फीमेल प्लांट डिप्लॉइड
और जो हमारा फीमेल प्लांट है वो 2n है, यानी डिप्लॉयड है। तो इसका मतलब मेल प्लांट में जो क्या बोलेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, पॉलन ग्रेन में जो गैमीट बनेगा वो 3n बनेगा, मियोसिस होगा तो 3n बनेगा। और फीमेल में चूंकि इंडोस्पर्म पूछ रहा है तो आप सब जानते ही हैं कि इस तरह से यहाँ एंटीपोडल सेल होती हैं, एंटीपोडल सेल होती हैं, और यहाँ ये एग है, ये एग है हमारा, और ये दोनों की दोनों जो सेल्स हैं ये सिनर गिड सेल है, ठीक है। और दो पोलर न्यूक्लियाई हैं जो आपस में मिल जाती हैं, तो ये एन रहती, ये एन, तो ये कैसे बना लेगा, 2n संरचना मिलने के बाद पोलर न्यूक्लियाई, और ये 3n जब इसके साथ मिलेगा 2n के साथ, तो 3 2 5, तो क्या बन जाएगा 5n। तो ऑप्शन हम सही क्या करेंगे, तो हमारा ऑप्शन सही होगा 5n। क्या होगा, 5n सही होगा, तो करेक्ट आंसर होगा 5n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, एसर्टेशन दिया, अभिकथन दिया है। कहता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है उसको हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल मतलब जब आप पढ़ेंगे तो मैंने ये कई बार क्वेश्चन जब कराया है या थ्योरी क्लास में बताया है कि ये इसको हम प्लाज्मिड के रूप में भी यूज करते हैं, मतलब बोल सकते हैं वेक्टर के रूप में यूज करते हैं, प्लाज्मिक तो शब्द नहीं सही है, वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम प्यूमिफिकेंस एक नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। फिर कहता है इसका रीजन क्या है, ये जेनेटिक इंजीनियर क्यों है, तो ये हमें सोचना है। तो कहता है इट कैन नेचुरली ट्रांसफर ए पार्ट ऑफ प्लाज्मिड, इसमें हम नेचुरली ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ प्लाज्मिड डीएनए, जिसे टीडीएनए कहते हैं, इनटू द होस्ट प्लांट। हम होस्ट प्लांट में नेचुरली टीडीएनए के साथ हम डाल सकते हैं। कास क्राउन गाल डिजीज, इससे क्राउन गाल होता है, तो बिल्कुल होता है, मतलब समझ रहे हो। कहता है ये क्राउन गाल रोग उत्पन्न करने का स्वाभाविक रूप से अपने प्लाज्मिड डीएनए के एक हिस्से को मेजबान पादप जीनों में स्थानांतरित कर सकता है नेचुरली। तो ए भी सही है और आर भी सही है, और एक्सप्लेनेशन, तो ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू, दोनों सत्य हैं, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए की सही एक्सप्लेनेशन है। तो ठीक है, ऑप्शन ए को हम सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच इज द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट स्टेप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सही क्रम क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सही क्रम पूछा है हमसे कि इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सही क्रम क्या है। तो हम आपको बता दें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो सही क्रम होता है वो क्या होता है, ध्यान में रखना। तो हम आपको चलेंगे यहां डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का जो सही क्रम है वो क्या है, तो हम आपको बता दें कि पहले हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करते हैं, डीएनए को आइसोलेशन करते हैं, जिससे डीएनए को निकालना है पहले डीएनए निकालते हैं, फिर हम उसकी क्या करते हैं, फिर उसकी हम कटिंग करते हैं, क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। अर्थात यहाँ कटिंग शब्द ना देकर क्या दिया है, डाइजेशन, तो फिर हम डाइजेशन करते हैं, यानी पाचन से संबंधित है। पाचन का मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर उसको हम सेपरेट करते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए इलेक्ट्रो जेल, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे, इलेक्ट्रोजेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, शब्द यूज होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद फिर क्या करते हैं, फिर हम इनकी क्या करते हैं, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद अब हम इनको करते क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। जो डीएनए फ्रेगमेंट है जैसे वीएनटीआर, छोटे छोटे जो हमें आइडेंटिफाई करना है, वीएनटीआर डाल के हम बाइंड कराते हैं कि किसके साथ कौन जुड़ रहा है। तो यहां हम फिर क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। तो अब क्या हुआ, कॉल आ गई थी, डिस्टरबेंस हुआ। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन के लास्ट में क्या होगा, ऑटो रेडियोग्राफी, यानी फिर हम उसको क्या करेंगे, एक्सरे मशीन से एक्सरा करेंगे, देखेंगे कण कण कैसे बैंड आते हैं, तो ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो ये वाला है,
डीएनए, फिर डाइजेशन, फिर इलेक्ट्रोजेलोफ्रेसिस, हाइब्रिडाइजेशन, फिर चलो आपको चलते हैं क्वेश्चन पे। डीएनए आइसोलेशन, डाइजेशन ठीक है, एक, दो, इलेक्ट्रोफोरेसिस ठीक है, तीन में बोल्टिंग सही है, और चार में हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा? ए। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 8 नंबर पर। कहता है इन इकोनॉमिक जूलॉजी रॉयल जेली, हम अगर आर्थिकी जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक रॉयल जेली दिया था, जब हमने मधुमक्खी पढ़ा है तो बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो रॉयल जेली इज प्रोड्यूस्ड बाय विच मेंबर ऑफ हनी बी कॉलोनी। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ टिपलअप किया है, उस पूछ देता कि रॉयल जेली किससे बनती, हो गया। उसने पूछा इकोनॉमिक जूलॉजी में, यही कंफ्यूज करता है दिमाग को, बड़ा सा क्वेश्चन देखकर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहता है कि जो आर्थिकी प्राणी विज्ञान में मधुमक्खी कॉलोनी के किन सदस्यों द्वारा रॉयल जेली प्रदान की जाती है? ड्रोन्स द्वारा। तो ड्रोन्स का केवल काम होता है रिप्रोडक्शन, जनन। इनका भी काम सिर्फ होता है रिप्रोडक्शन। यंग वर्कर का कार्य क्या होता है? तो यंग वर्कर का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है हानि को करना, और ये क्या बनाना? रॉयल जेली। अपनी लार और मधु को इकट्ठा करके करते हैं रॉयल जेली। और ये प्रोटीन रिच होता है, ध्यान में रखना, ये कैसा होता है? प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन की अधिकता इसमें होती है। और ये इसमें कौन सी ग्लैंड भाग लेती है, ध्यान में रखना। अगर पूछ दे कि कौन सी ग्रंथि भाग लेती है तो आपको याद रखना है हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड भाग लेती है। हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड भाग लेती है, ग्लैंड भाग लेती है। कौन सी? हाइपोफैरेंजियल ग्लैंड भाग लेती है इसमें। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए यहां अगर आप सही से नहीं पढ़े, अपने दिमाग को नहीं एक्टिव किए, तो क्वेश्चन यहाँ फंसाएगा, यंग और ओल्ड। अब आप कहेंगे यार ओल्ड वाला करेगा, यंग वाला करेगा, क्वेश्चन गलत करके आ सकते हैं ना। तो ये तो समझो कि हनी जो लाएगा, जो काम करेगा तो यंगी तो करेगा, जो बुजुर्ग होगा वो या तो मर जाएगा या तो छत्ते से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। हमने बताया है वहां। इसीलिए मैं कहता हूं कि डॉक्टर नूट्स बायोलॉजी की थ्योरी क्लास जरूर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में हमें एक स्टेटमेंट दिया है उसने, एंड सिलेक्ट द करेक्ट कोड। हमें एक सही कोड का चयन करना है। कोड फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह दिया है, तो देखते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पहला ही क्वेश्चन है कि माइकोप्लाज्मा सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये एनएरोबिक होते हैं। हमने पढ़ाया एनएरोबिक होते हैं। दिस प्रोसेस सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो हमने आपको बताया है कि इनमें सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो यानी सेकेंड वाला गलत है। दे आर हाईली रेजिस्टेंस ऑफ पेंसिलिन, ये पेंसिलिन के पर रेजिस्टेंस होते हैं, बिल्कुल सही है। दे आर पॉलीमॉर्फिक, ये अपने आकार को बदलते रहते हैं। यानी पहला सही है, तीसरा सही है और चौथा, और ये सेकेंड वाला गलत है। चलो देख लेते हैं, पहला, तीसरा और चौथा यही तो सही है। बाकी में क्या है? पहला दूसरा, दूसरा तो गलत था तो ये तो गलत हो गया। इसमें दूसरा गलत है, आला गलत। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। पहला, तीसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। मैं फिर आपसे जानकारी दे दूं कि यह जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं इस तरह का 50-50 क्वेश्चन के हम प्रैक्टिस सेट, 10 प्रैक्टिस सेट आपको टीजीटी के एग्जाम तक हम 10 प्रैक्टिस सेट आपको उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। 95 प्रैक्टिस सेट तो हम फ्रीडम प्रैक्टिस बैच में उपलब्ध कराएं, और 95 प्लस 10 यानी 105। ठीक है, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि यदि, ध्यान में रखना, यदि ये मतलब ये फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश दोनों है, अगर दिक्कत करेगा तो ये हमने देखिए पूरे 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट बना के रखा हुआ है। ये अभी आज टाइप होके आया है, ये पूरे 50 क्वेश्चन का, ये इस तरह से सर्टेशन और ये सब हमने 50, ये सेम प्रैक्टिस सेट आपको डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के फ्रीडम प्रैक्टिस बैच पे अवेलेबल करा देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, एग्जाम हॉल में ज्यादा स्कोर खींच सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माइकोप्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चुनाव करें। तो ये तो मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द वोबेल हाइपोथेसिस
एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के बारे में बॉवेल हाइपोथेसिस का कौन सा, बॉवेल हाइपोथेसिस आनुवंशिक कूट के निम्नलिखित में से किस विशेषता की व्याख्या करता है। बॉवेल हाइपोथेसिस किसने दी थी, तो क्रिक ने दी थी, ध्यान में रखना। इनका ये कहना था कि मान लेते हैं जैसे AUG है, तो उन्होंने कहा था जो तीसरा कोडान होता है उसके आगे पीछे होने से या मतलब चेंज होने से अमीनो एसिड में कोई असर नहीं पड़ता। उनका कहना था कि जो तीसरा कोडान होता है वो इधर उधर मूवमेंट होता रहता है। ये बॉवेल हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये किसको, ये जो बॉवेल हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, ये जेनेटिक कोड के सापेक्ष दी गई थी। तो ये किसको दी गई थी, कहता है कूट की अपभ्रष्टता, डिजेनरेसी कोड की डिजेनरेसी के लिए दी गई थी। और इसको बॉवेल हाइपोथेसिस तो हमने बता ही दिया है किसके लिए दी गई थी, तो ये दी गई थी डिजेनरेसी ऑफ द कोड, कोड की अपभ्रष्टता के लिए दिया गया था। इसके अनुसार यह कहा गया था कि एक कोडान एक से अधिक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है, यह कहा गया था। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। बाकी ये जितने भी लक्षण हैं, स्पष्ट प्रकृति, सार्वभौमिक प्रकृति, गैर, ये सारे के सारे लक्षण जेनेटिक कोड के हैं। इसको ध्यान में रखना, सारे के सारे लक्षण जेनेटिक कोड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। मैच लिस्ट फर्स्ट में फैमिली दिया है और लिस्ट सेकंड में उसका इन्फ्लोरेसेंस दिया है और हमें करेक्टली मैच कराना है। ठीक है, तो चलो हम करा लेते हैं। तो लिस्ट फर्स्ट में वो दिया है और इसमें ये दिया है। अब इसको हम मैच कराते हैं। तो चलो मैच करा लेते हैं बिल्कुल सिंपली फॉर्म में। कहता है एस्ट्रेसी, एस्ट्रेसी को हम कंपोस्टी के नाम से जानते हैं। करेक्टरिस्टिक फीचर कंपोस्टी का है कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना मुंडक का। तो ए में आ गया 2, इसमें डाल दे, इसमें आ गया ए में कैपिटुलम। लैमिएसी का जो करेक्टरिस्टिक फीचर है वो वर्टिसिलेस्टर फ्लावर है। तो बी में आ गया 4, तो इसमें आ गया बी, यानी बी में आ गया हमारा 4। यूफॉर्बिएसी का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना या कटोरिया पुष्प का पाया जाना। तो सी इसमें डाल देते हैं। तो सी में है फर्स्ट। और स्पाइकलेट, पोएसी में क्या है, स्पाइकलेट होता है। तो डी में डाल देते हैं 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन ए सही है। 2 4 1 3, ठीक है, 1 2 सही। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। अब तो क्वेश्चन बनाने के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ती है। मैं जब से पेपर हुआ है कम से कम 1.5 2 दिन से मैं परेशान हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ। सरदर्दी इतनी बढ़ गई है कि मतलब सब कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है, मेंटली डिस्टर्ब है। ये क्वेश्चन आपको 50 बनाने में कम से कम मुझे 2 दिन का समय लगा हुआ, तब ये 50 क्वेश्चन ड्रा कर पाए हैं आपके एग्जाम के पैटर्न को देखकर। तो आपको मेहनत कम करनी पड़े, प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा। अधिक आज ही हमारे ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, क्रिएट अकाउंट करें। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एसर्टेशन कह रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम द मदर। कहता माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है इनहेरिटेड ओनली फॉर मदर, बिल्कुल सही है, मदर के द्वारा ही। इसीलिए मात्र चंद्रिका बोला जाता है, डीएनए को मात्र चंद्रिका भी बोला जाता है। जब मैं एमएससी कर रहा था तो डॉक्टर जेबी सिंह थे, तो वो बार बार कहते थे कि जो तुम में माँ वाला माइटोकाइंडिया है वो माँ से आया है, तो इसीलिए मात्र चंद्रिका वो कहते थे, माइटोकाइंडिया को कहते हैं। तो माइटोकाइंडिया का जो डीएनए इनहेरिटेड होता है वो मदर से होता है, माता से होता है। द मिड पीस ऑफ स्पर्म, ठीक है, कंटेनिंग माइटोकाइंडिया, ठीक है, कंटेन रहता है माइटोकाइंडिया, डज नॉट इंटर द एग ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल, ये फर्टिलाइजेशन के समय इंटर नहीं करता, ये सिर्फ एनर्जी देता है और सिर्फ न्यूक्लियस इंटर करता है। यही तो उसका कहना है कि क्या करता है, तो वो केवल वही करता है। तो अब इसका सही आंसर क्या होगा कि बोथ ए आर ट्रू, ए भी सही है और आर भी सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन क्यों सही है, क्योंकि उसने ये बताया है कि पिता का डीएनए क्यों नहीं जाता है, माइटोकांड्रिया का डीएनए क्यों नहीं जाता है। तो वो कहता है मिडिल पीस बाहर रह जा रही है, इसका मतलब एक्सप्लेनेशन सही किया, इसलिए हम ऑप्शन ए को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच फाइटो हार्मोन इज स्पेशली
रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रिपल रिस्पॉन्स इन प्लांट ड्यूरिंग स्ट्रेस। जो प्लांट स्ट्रेस में होता है, या कौन सा फाइटो हार्मोन से, या पादप हार्मोन जब पौधा स्ट्रेस में होता है, या चाहे सूखा पड़े या गर्मी पड़े, या मतलब नेचुरल वातावरण प्लांट के अनुकूल ना हो, तो कौन हार्मोन कार्य करता है? तो आप सबको मालूम ही है, एब्सिसिक एसिड कार्य करता है, जिसे हम एबीए के नाम से जानते हैं, एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इन डीएनए रेप्लिकेशन, जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट आर सिंथेसाइज ऑन विच स्टैंड एंड विच डायरेक्शन। देखिए यही कॉम्प्लेक्सिटी है। हमसे पूछ सकता था कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है। यहाँ ऑप्शन भी, अब आपको लैगिंग स्टैंड और लैगिंग और लीडिंग दोनों स्टैंड के बारे में मालूम हो, यानी आप रेप्लिकेशन को अगर बारीकी से पढ़े हैं तभी ये क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। इसीलिए अब थ्योरी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है। तो डीएनए की प्रकृति, ओकाजाकी खंड संश्लेषण किस स्टैंड पर और किस दिशा में होता है? तो कहता है लैगिंग 3 से 5 की ओर होता है, या लीडिंग 5 से 3 की ओर होता है, या लैगिंग। फिर कहता है डीएनए प्रकृति में ओकाजाकी खंडों का जो संश्लेषण किस स्टैंड पर और किस दिशा में होता है? तो ये है लैगिंग स्टैंड होता है, ओकाजाकी वाला जो होता है लैगिंग होता है, और ये 5 से 3 दिशा में होता है। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे। आपने इस तरह का देखा होगा, ये ऐसे एक तरफ खंडों में बनता है, एक तरफ डायरेक्ट बनता है, तो ये खंडों वाला कहलाता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। क्वेश्चन नंबर कहता है, द बोटेनिकल नेम ऑफ सैफ्रॉन। देखिए क्वेश्चन यहां 2-3 क्वेश्चन मिक्स किया है। एंड द पार्ट ऑफ द स्पाइसेस, कौन सा पार्ट सैफ्रॉन का मतलब होता है केसर का, केसर का वनस्पतिक नाम, और किस रूप में? तो केसर का वनस्पतिक नाम क्रोकस सटाइवस है। अब अगर आपको सिर्फ वनस्पतिक नाम मालूम है और आपको ये नहीं मालूम कौन सा भाग केसर का हम खाते हैं, तो आप क्वेश्चन नहीं। देखिए इसमें क्रोकस सटाइवस दिया, इसमें भी क्रोकस सटाइवस दिया, क्रोकस सटाइवस दिया। अब बेटा लगा लो आंसर, अगर पूरा इसकी डिटेल नहीं मालूम है तो। स्टाइल और स्टिग्मा रहता है, तो क्रोकस सटाइवस स्टिग्मा और स्टाइल से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 पर। कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग पीसीआर। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, और मैं बोल दूं, अगर नहीं होगा तो मैं इसका इंग्लिश फॉर्मेट, मैं फिर आपसे बोल दूं, मैं इसका इंग्लिश फॉर्मेट अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और जो इसका मिक्स वाला ये वाला फॉर्मेट है, इसके जो 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आएंगे वो पीडीएफ में अपलोड कर देंगे। तो जिससे अगर आप वहां इंग्लिश समझने में दिक्कत हो आपको ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट देने में, तो हिंदी वाला पेपर आप मोबाइल रख लीजिएगा और आप कॉपी रख लीजिएगा। आप लिखते जाइएगा कि पहले का ए सही है, 2 सही है, सी सही है, और लास्ट में आंसर की हम लगा देंगे। तो मैच करा लीजिएगा, पता चल जाएगा आप कितने सही किए और कितनी देर में किए। घड़ी रख लीजिएगा, तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा। मैं दोनों करूंगा, मेरे दिमाग में है कि आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ए सर्टेशन द लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। बिल्कुल सही है, लाइकेन अच्छे प्रदूषण के इंडिकेटर हैं, अर्थात ये प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। दे डू नॉट ग्रो एरियाज द पॉल्यूटेड सल्फर डाइऑक्साइड। कहता है जहां सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होती है वहां ये ग्रो नहीं करते हैं। तो जब वहां ग्रो नहीं करते तो इससे पता चल जाता है कि यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अर्थात पोल्यूशन ज्यादा है। तो इसका मतलब कहता है फिर कथन और कारण में क्या कंडीशन है? तो कहता बोथ ए आर द ट्रू। ए भी सही है और आर भी सही है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। आर जो है यानी कारण जो है वो ए को सही बता रहा है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, कहता इन मियोसिस फर्स्ट, जो मियोसिस फर्स्ट है, द स्टेज डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में जो स्टेज है, करेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। कौन सी घटना घटती है डिप्लोटीन में? तो क्रॉसिंग ओवर पैकीटीन में घटती है, पैकीटीन में। सिनेप्सिस किस में बनती है? तो जाइगोटीन में बनता है, जाइगोटीन में। इसमें क्या होता है? डिसोसिएशन सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन होता है और चिज़मेटा का निर्माण होता है। तो ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? डिप्लोटीन में। तो ऑप्शन सी को सही करेंगे।
टर्मिलाइजेशन चीज मेटा किसका होता है? डाइकाइनेसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट हमारे पास दो है, मैच लिस्ट फर्स्ट और सेकंड को मैच कराना। चलो देख लेते हैं। ये उसने कहा है कि सूची फर्स्ट में पादप रोग है और रोगजनक है, पैथोजन है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किसके द्वारा होता है? तो कोलेटो ट्राइकम फैल्केटम से होता है। चलो यहाँ ऐसे ना लिखे, हम बता दें। रेड रॉट शुगर कोलेट्राइकम फैल्केटम में, तो यहाँ आएगा 2 नंबर। ठीक है, 2 पे है। फिर आएगा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो किससे होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फर्स्ट नंबर पे, तो बी में आएगा फर्स्ट। लूज स्मट ऑफ व्हीट किससे होता है? आस्ट्रेगो से होता है, आस्ट्रेगो न्यूडा, तो सी में आएगा 4। सिट्रस कैंकर होता है जेंथोमोनास, तो इसमें आएगा 3। तो चलो कर लो। ए में क्या रखेंगे? ए में 2, बी में 1 और सी में 4 और डी में 5। 2 1 4 5। हाँ, 5 कहाँ लिखती है? 3 ही तो है, 3 आएगा। सी में आएगा 3, इसीलिए 5 मिल नहीं रहा ना। सी में है 4, सॉरी, सी में है 4 और डी में है 3। डी में 3, तो 2 1 4 3। 2 1 4 3 पहले वाला सही है। 2 1 4 3। ठीक है। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्स सी टू कंजर्वेशन। एक्स सी टू कंजर्वेशन का इसमें कौन सा अ, नहीं है? तो हम बता दें कि जो एक्स सी टू कंजर्वेशन होता है मींस आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, वास्तविक हैबिटेट से बाहर, जैसे लैब में या इस तरह से या चिड़ियाघर में, तो वहां अगर हम किसी का संरक्षण करते हैं तो उसे एक्स सीटू बोलते हैं। तो बॉटेनिकल गार्डन, तो हम एक सही एरिया में करते हैं। सीड बैंक्स, जूलॉजिकल पार्क्स, ये सब कैसे हैं? इन सीटू है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एक उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा उदाहरण नहीं है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो इन सीटू कंजर्वेशन है, सीटू कंजर्वेशन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 21 पर। अब एसॉर्टेशन दिया है, एसॉर्टेशन दिया है। कहता है फिलीफॉर्म ऑपरेटस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर ग्रिड। बिल्कुल, जो सिनर ग्रिड सेल्स होती हैं, ये ये दोनों सिनर, ये पॉलन ग्रेन को, पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाती है। ठीक है। इट इज लोकेटेड द चलाजल इंड, कहता है चलाजल इंड में, तो ये तो गलत है। तो क्या सही करेंगे? ए इज ट्रू, बिल्कुल ए सही है। आर इज फॉल्स, बिल्कुल आर गलत है। तो ऑप्शन ए सही करेंगे, ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच इंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग द डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। जब द्विगुणन होता है तो इसमें कौन सा एंजाइम डीएनए को अनवाइंड करता है, मतलब उसकी एटम को खोलता है? तो हेलिकेज एंजाइम प्राय इसको खोलने का काम करता है। लेगी लाइगेज क्या करता है? ज्वाइनिंग का काम करता है, डीएनए खंडों को जोड़ता है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। 23 नंबर पर दिया है कि बोटेनिकल नेम दिए हैं और कॉमन नेम दिए हैं और आपको उनको मैच करना है। चलो मैच करा लेते हैं। टिक्टोना ग्रैंडिस टीक का नाम है, टीक के इसमें 2 पेड़ है। टोरिया रोबिस्टा साल का नाम है, साल 1 नंबर। और सीड्रस देवदारा देवदार का नाम है, देवदार का है 4 पे। और सीसम डलवर्जियो सिसो शीशम का नाम है 3 पे। तो ए पे 2, बी में 1, सी में 4 और डी में 3। 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन ए सही है। 2 1 4 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सही है। कहता है द गाइनोबेसिक स्टाइल इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली। गाइनोबेसिक स्टाइल किस फैमिली का करेक्टरिस्टिक फीचर्स है? तो आप ये कमेंट्स करके हमें बताएंगे, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 25 भी आप बताएंगे। एसर्टेशन दिया है इन ह्यूमन मेल्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर आर मोर फ्रिक्वेंट देन फीमेल।
फीमेल की अपेक्षा में जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंटली हो जाता है, अपीयर हो जाता है। फिर कहता है मेल हैव ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। ये इस कारण होता है कि एक ही एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसमें क्या सही है? ए सही है, बी सही है, सी या डी, कौन सही है? आंसर जरूर करिएगा, हमें आपके आंसर का इंतजार रहेगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी के साथ हमें आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार।